नमस्कार साथियों। आज झारखंड के मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मुगल काल की चर्चा कर रहे हैं। मुगल काल में अकबरकालीन झारखंड की चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, हम लोगों ने इससे पहले बाबर, हुमायूं और शेरशाह का कार्यकाल देखा था। मैं कृष्ण, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा सर्जियस नॉलेज में। साथियों, हुमायूं की जहां तक बात है तो हुमायूं शेरशाह सूरी को पीछा करते हुए झारखंड के भुरकुंडा, जो वर्तमान रामगढ़ जिला में पड़ता है, वहां तक पहुंच आए थे। लेकिन 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में पराजित करके फारस भागने पर मजबूर कर दिया। और 1540 से 1555 ईस्वी तक दिल्ली के गद्दी पे कहीं न कहीं शेरशाह सूरी का शासन चलता रहा। 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः भारत आते हैं और 1555 ईस्वी में सिकंदर सूरी, जो सूरवंश के थे, उनसे सरहिंद की युद्ध होती है और उसमें हुमायूं विजय होते हैं और पुनः गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन इसी समय दिल्ली में आदिल शाह सूर का वजीर हेमू गद्दी पे अधिकार कर लेता है, अर्थात दिल्ली के तख्त पे बैठा हो रहता है। इसी समय 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के द्वितीय युद्ध में आदिल शाह सूरी का जो वजीर हेमू और अकबर के संरक्षक बैरम खां के बीच युद्ध होती है। इस युद्ध में अकबर का बैरम खां विजय होते हैं और इस तरह दिल्ली के तख्त पे वो बैठते हैं। लेकिन जहां तक झारखंड के इतिहास में अकबरकालीन की चर्चा करें तो अकबर के शासनकाल को दो भागों में विभाजित करके देखते हैं। एक देखेंगे पूर्वाध काल में झारखंड, अर्थात 1555 से 1576 ईस्वी के काल। इस दौरान अफगानों को कैसे दमन किया, सफाया किया, इसके अंतर्गत देखेंगे। दूसरी उत्तरार्ध काल में झारखंड, अर्थात 1576 से 1605 के अंतर्गत झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों की चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय राजवंशों में देखेंगे हम लोग साथियों छोटानागपुर खास का नागवंश, मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश, सिंहभूम के सिंह वंश, पलामू के चेरो वंश की चर्चा करेंगे। तो साथियों, जहां तक हम लोग पूर्वाध काल में झारखंड अकबरकालीन देखेंगे 1555 से 1576 ईस्वी में, तो अकबर विरोधी अफगानों ने अनेक अभियानों में झारखंड का उपयोग किया था। इन के अंतर्गत हम देखेंगे बहुत से प्रमुख विरोधी जो अफगान थे, उनमें गाजी एवं हाजी बंधु, जुनैद एवं बयाजिद थे। तो 3 मार्च 1575 ईस्वी में टकरोई के लड़ाई के बाद जुनैद करानी बिहार भागने के क्रम में रामपुर, जो वर्तमान रामगढ़ जिले में पड़ते हैं, में शरण लिया था और इसी समय उसका पीछा करते हुए मुगल फौज रामपुर पहुंचा, जहां जुनैद और मुगलों के बीच रामपुर की लड़ाई हुई और मुगलों की जीत हुई। तो साथियों, कहीं ना कहीं जो अकबर के विरोधी थे, परम विरोधी जुनैद करानी, जो रामपुर की लड़ाई के देख रहे हैं हम लोग, तो रामपुर की लड़ाई में क्या होते हैं, मुगल फौज से पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद कहीं न कहीं उस समय तक, अर्थात हम लोग देखते हैं कि 1576 ईस्वी तक अकबर विरोधी अफगान मारे गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई और बहुत से ऐसे अफगान हुए कहीं दूसरी जगह भी जाकर शरण लिए हुए थे। तो अब जहां तक अकबर काल में, अर्थात अकबर का उत्तरार्ध काल में झारखंड की चर्चा करेंगे 1576 से 1605 ईस्वी में, तो इसमें छोटानागपुर खास कर नागवंश की चर्चा करेंगे। तो अकबर के शासनकाल के समय उनके समकालीन छोटानागपुर का नागवंशी शासक थे मधुकरण शाह या मधुसी थे। तो इनकी राजधानी, अर्थात छोटानागपुर खास कर नागवंशी की राजधानी कोकरा या खुखरागढ़ था। अब अकबर इस पर विजय पाना चाहता था और अकबर कहीं ना कहीं छोटानागपुर खास पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। इसके पीछे कुछ कारण रहे हैं। कारण क्या था? सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण था। सामरिक कारण के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं साथियों, अकबर ये जानता था कि उनके पिता हुमायूं के समय शेरशाह सूरी ने बार बार झारखंड क्षेत्रों में आश्रय लिया था और इनका बहुत ही उपयोग किया था और साथ ही स्वयं अकबर के समय में भी जुनैद करानी झारखंड के क्षेत्रों का बहुत उपयोग किया था। इसलिए वो इस तरह से वो चाहते थे कि झारखंड के जो छोटानागपुर खास का नागवंशी क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार किया जाए। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो अकबर स्वयं एक साम्राज्यवादी विस्तारवादी शासक था, तो वो चाहता था कि कहीं न कहीं नागवंशी शासक उसके अधीनस्थ हो जाए। और तीसरे देख रहे हैं आर्थिक कारण, तो हम लोग जानते हैं साथियों कि मुगल फौज, अकबर के जो फौज थे वो जुनैद करानी का पीछा करते हुए रामगढ़ क्षेत्र के जो पड़ते हैं रामपुर जो है वहां पर पहुंच गए थे और उनको युद्ध में पराजित किए थे। जब ये मुगल फौज वापस जाते हैं तो मुगल बादशाह को बतलाते हैं कि झारखंड की आर्थिक समृद्धि के विषय में, यहां तक यह भी कहा कि झारखंड के शंख नदी में हीरा प्राप्त होता है। कहीं न कहीं इनसे भी वो प्रभावित हुए होंगे और झारखंड पर अधिकार करना चाह रहे होंगे, झारखंड के खास नागवंशी शासक में। और दूसरी चीज, झारखंड के इन्हीं क्षेत्रों से होकर दक्षिण भारत जाने की एक सुगम रास्ता भी उन्हें दिखाई पड़ रहा था।
साथियों इसी चीज के अगर आगे देखें तो अबुल फजल की रचना अकबरनामा झारखंड क्षेत्र को कोकरा या खुखरा कहा है। अब झारखंड क्षेत्र को देख रहे साथियों, तो अकबर ने 1585 में शाहबाज खां कमू को खुखरा के नागवंशी राजा मधुकर शाह पर आक्रमण के लिए भेजा। फलतः युद्ध में मधुकर शाह पराजित हुए, सलाना कर देना स्वीकार किया। कहीं न कहीं 1585 ईस्वी में झारखंड के क्षेत्रों से संपर्क में आए मुगल, अर्थात मुगल काल के में हम लोग देख रहे अकबर के समय झारखंड के जो शासक हुए उनके संपर्क में आए हैं और 1585 ईस्वी में आदेश देते हैं अपने शाहबाज खां कमू को कि जाओ नागवंशी शासकों को पराजित करो, और पराजित करने के बाद उन सालाना कर वसूल करो। और ये हम लोग देख रहे हैं शाहबाज खां कमू नागवंशी राजा पे आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद उन्हें युद्ध में पराजित करते हैं और वो आत्मसमर्पण कर देते हैं और सालाना कर देना भी स्वीकार कर लेते हैं। इसी समय अबुल फजल कहते हैं कि सालाना कर देना तो स्वीकार किया ही, साथ ही नागवंशी शासकों को अकबर के साये में आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, ये चीज कहते हैं। और साथ ही हम लोग देखते हैं साथियों कि खुखरा जो के शासक मधुकर शाह था, उन्हें बंदी बनाकर कहाँ ले जाया जाता है, मुगल बादशाह के यहाँ भेज दिया जाता है। मुगल बादशाह जब वो उनसे मुलाकात होती है तो मुगल बादशाह मधुकर शाह को क्या करते हैं, उन्हें देखकर उनकी सारी क्षमता और विनीत स्वभाव को देखकर वे खुश हो जाते हैं और उन्हें स्वतंत्र करते हुए पुनः उसे खुखरा वापस भेज देते हैं। और यही नहीं कि मधुकर शाह मुगलों के अधीन में आ जाते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग देखेंगे। मधुकर शाह उड़ीसा के शासक कुतुल खां एवं उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मानसी के नेतृत्व में 1590 से 92 के मुगल अभियान में साथ दिए थे। और मधुकर शाह यूसुफ चक कश्मीरी की सैनिक टुकड़ी में शामिल थे। एग्जाम ये इस सेंटेंस को पूछ सकता है, मधुकर शाह मुगल के शासक के किस टुकड़ी में शामिल थे, तो यूसुफ चक कश्मीरी की सैनिक टुकड़ी में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं मुगलों के अधीनता स्वीकार करने के प्रत्यक्ष प्रमाण ये 1590-92 में अभियान में देखते हैं। अर्थात मानसी के द्वारा जब उड़ीसा के शासक के कुतुल खां और निसार खां के विरुद्ध अभियान करते हैं, उसमें मधुकर शाह उनकी सहायता करते हैं और उनकी सहायता से ही इस विजय में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी भी रही है। तो साथियों 16वीं सदी तक हम लोग देख रहे हैं कहीं न कहीं खुखरा के नागवंशी शासक एकाकीपन से समाप्त हो जाते हैं, मुगलों के अधीन आ जाते हैं, यानी मुगलों के नियंत्रण में उन्हें सालाना कर दे रहे थे और हमेशा उनके अधीनस्थ बने रहे। जहां तक मानभूम या धनबाद जो पड़ रहा है मानभूम आज के, तो मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश की चर्चा करेंगे। तो यह क्षेत्र सर्वप्रथम अकबर के समय ही मुगलों के संपर्क में आए थे और मार्च 1575 ईस्वी के बाद मुगल वर्तमान हजारीबाग जिला के रामपुर क्षेत्र में प्रवेश किए थे। अब इस बात की जानकारी खासकर रामपुर क्षेत्र के विषय में जानकारी को हमें कैसे मिलती है साथियों, तो भीमसेन मध्यकालीन ये जो इतिहासकार रहे होंगे, इन्होंने क्या किया, मध्यकालीन रामपुर को आज का रामगढ़ क्षेत्र बताया था। तो यानी रामपुर का संबोधित या किस स्थान से किया, तो वर्तमान रामगढ़ जिले से किया। 1590-91 में राजा मानसिंह मिदनापुर अर्थात पश्चिम बंगाल जाते समय मानभूम से गुजरा था। तो यह स्पष्ट कहता है साथियों कि 1590-91 में जो मुगल बादशाह अकबर का जो मनसबदार राजा मानसी थे वो मिदनापुर जाते समय झारखंड के ये मानभूम क्षेत्र से गुजरे थे। और ये इसी गुजरने क्रम में साथियों देखेंगे कि परा और तेलकुपी मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, यानी पुनः उस मंदिर का मरामत कराया। और इतना ही नहीं, पंचेत किले में का भी उन्होंने निर्माण कराया। हम लोग जैसे जानते हैं साथियों, पंचेत राज जो मानभूम में पड़ता है वो कहाँ किस दिशा में स्थित है, तो छोटानागपुर के खास नागवंशी शासक थे उनके पूर्व दिशा में पंचेत राज्य स्थित था। अबुल फजल की रचना जो आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबे प्रांत में शामिल था। यानी अबुल फजल ही अपनी रचना जो है आईने अकबरी में स्पष्ट कहता है कि हजारीबाग के 6 या चंपा परगना है और बिहार प्रांत में अर्थात बिहार के सूबे में शामिल था। उसमें परगना या सूबा को क्या कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था। और उस प्रांत में बिहार थे, अर्थात बिहार प्रांत में हजारीबाग के 6 और चंपा शामिल था। और इन पर जो बिहार के सूबे में थे तो इन्हें सालाना 15,500 रुपया सालाना कर देने के लिए निर्धारित किया गया था कि आप सालाना टैक्स हमें कितना दीजिए, 15,500 रुपया दीजिए। तो साथियों ये रहा अकबरकालीन झारखंड में हम लोग देख रहे हैं अफगानों का सफाया किया उन्होंने, छोटानागपुर खास और के नागवंश और मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र के राजवंशों को अपने अधीन लाया। तो साथियों आगे के क्लास में हम लोग सिमुम का सिंह वंश और प्लामू का चेरो वंश की चर्चा करेंगे अकबर काल के समय। तो साथियों ये वीडियो आप जरूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद अपनी तैयारी को अंजाम दें और इस
वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अर्थात सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।